नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल नेशनल न्यूज टाइम। मैं आपके साथ मधु प्रसाद। आइए देखते हैं देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरें। नमस्कार साथियों, मैं रजत सोनी सहदेव नेशनल न्यूज टाइम से आपका स्वागत करता हूं। आज हम मैं शार्दुल शहर और सबसे पहले मैं मेरे दर्शकों को कहना चाहूँगा, जो भी इस चैनल को देख रहे हैं लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आने वाली जो भी नई अपडेट है उसकी जानकारी आपको मिलती रहे। शार्दुल शहर में आज हम बैठे हैं। भाजपा में एक कई अहम पदों पर अपनी जिम्मेदारी निभा चुके करुण मित्तल, जो मौजूदा समय में भाजपा के नगर मंडल अध्यक्ष हैं और पूर्णतः आरएसएस से आते हैं। आज हम इनसे जो देश में चल रहा है, चाहे बंगाल में हो, चाहे कोरोना को लेकर हो, जो भी देश में चल रहा है और जो इनकी पार्टी की विचारधारा है, उस पे इनसे सवाल पूछेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय निकाला। मेरा सबसे पहला सवाल है कि भारत सरकार की जो कोरोना को लेकर नीति है, मौजूदा समय में भारत में बीजेपी की सरकार है, केंद्र सरकार, जो कोरोना को लेकर भारत सरकार की या बीजेपी सरकार की नीति है, उस पर आप अपने विचारों में क्या कहेंगे? बीजेपी सरकार है या भारत सरकार क्या कर रही है कोरोना को रोकने के लिए? रजत जी, केंद्र की सरकार दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने काम करने का मौका दिया, सेवा का मौका दिया और लगातार इस दूसरे साल भी कोरोना महामारी को हम सभी लोग झेल रहे हैं। आप बहुत ही इस न्यूज़ चैनल के एक वरिष्ठ संवाददाता हैं। आप खुद भी अगर अध्ययन करें कि जिस समय नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई थी तो हमारे पास में पीपी किट भी उपलब्ध नहीं थी, ऑक्सीजन सिलेंडर भी बहुत ही न्यूनतम मात्रा में थे, हमारे पास में ऐसी कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं थी कि हम अपने देश को कुछ ऐसी एकदम से ऐसी जो घटनाएं हमारे बीच में होगी उससे बचा पाएँ। वैक्सीन हमारे पास में नहीं थी और भी ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनको इस सरकार ने आने के बाद में युद्ध स्तर तक इस काम को ले जा कर के किया है। अब ये दूसरा एकदम से कोरोना की महामारी और भयंकर गति से आई और इस गति से उम्मीद नहीं थी इतनी गति से ये आएगी, तो इसके अंदर भी सरकार ने जो वैक्सीन हमारे को लगा कि हमारे जो विदेश में जो साथी और भाई हमारे दूसरे भी वहाँ पर रहते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से वसुधैव कुटुंबकम, हम सारे विश्व के अंदर सबको हम अपना मानते हैं, तो उस वैक्सीन को हमने विदेशों में भेजा क्योंकि वो संकट काल में थे और आज उसी का परिणाम था। इतनी भयंकर महामारी के समय आज पूरा विश्व भारत की तरफ एकदम से साथ होकर के एक भारत के साथ में खड़ा है। यह एक कुशल नेतृत्व का ही एक प्रबंधन है। और आज ऑक्सीजन की बात हो या कहीं और भी किसी चीज़ की बात हो, भारत सरकार ने जो कार्य युद्ध के समय किया जाता है उन सभी कार्यों को करने का प्रयास भारत की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार जी जान से कर रही है। सर, मौजूदा समय में जो केंद्र सरकार है जो अपने युद्ध स्तर पर कार्य कर रही है, आपने बताया, पर जो विपक्ष है वो बिल्कुल नकार रहा है मोदी सरकार के कार्य को भी। सरकार ने जो कार्य किया है वो बिल्कुल सरकार अपने मोर्चे पे विफल है, बिल्कुल भी देश की जनता की जान नहीं बचा पा रही है। रोजाना हाई कोर्ट से आपकी सरकार को फटकार लगती है, सुप्रीम कोर्ट आपको 20 घंटे का समय दे देता है। तो अब बताएं भी, क्या सच में विपक्ष की अगर सुनी जाए तो क्या सच में मोदी सरकार कोरोना को रोकने में सच में नाकामयाब हो गई है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट हो, माननीय हाई कोर्ट हो, उनके हर आदेश की पालना करना हर व्यक्ति का एक फ़र्ज है और भारत सरकार ने भी माननीय सुप्रीम कोर्ट के आगे, माननीय हाई कोर्ट के आगे अपनी सारी स्थिति को रखा है। और इस समय एकदम से ये महामारी आई, इससे पिछले साल में जब ये हुआ था तो भारत सरकार ने, आपको दिल्ली की बात बताऊँ, दिल्ली में 8 ऑक्सीजन ये लगाने के लिए, प्लांट लगाने के लिए हॉस्पिटल्स में केजरीवाल सरकार को फंड अलॉटमेंट किया था, लेकिन आज तक एक भी जगह पर उस ऑक्सीजन प्लांट को जनरेट नहीं किया गया है। और ऐसे ही जैसे ही अब ऑक्सीजन की किल्लत हुई तो प्रधानमंत्री जी ने तुरंत, जो प्रधानमंत्री जी कोरोना रिलीफ फंड आया था
उसको तुरंत 551 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पर और युद्ध स्तर पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तुरंत उसको करने का प्रयास किया और उसमें काफ़ी इम्प्लीमेंटेशन हो चुका है। और मुझे लगता है कि इस महीने के अंत तक पूरे हिंदुस्तान के अंदर उस फंड के माध्यम से हम ऑक्सीजन के प्लांट को लगा पाएंगे। इसके अलावा आपने देखा होगा रजत जी कि हर जगह से हिंदुस्तान की सरकार ने जहाँ पर भी जिससे जो बात होती है 24/7 हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश की सरकार, हमारे देश की सारी मशीनरी और हमारे देश के अंदर इस भारतीय जनता पार्टी के बूथ स्तर पर बैठे हुए छोटे से हम जैसे कार्यकर्ता भी इस जनसेवा के काम में जी जान से जुटे हुए हैं। किसी की आलोचना करने से इस त्रासदी का वेग ख़त्म नहीं होगा। हमको मिलजुल करके इस मतलब जो अपने ऊपर ये महामारी आई है इसमें हम सबको मिलजुल करके निकलना होगा। हम उसमें किसी को गलत या सही कहें, आज उसका ये समय मेरे हिसाब से नहीं है। सर एक सवाल है मेरा कोरोना को लेकर, वैक्सीनेशन का जो कार्य है, अभी एक आपके विपक्ष के नेता ने ट्वीट किया था, अभी वैक्सीन की नहीं तैयारी तो कैसे रुकेगी महामारी। देश के कुछ राज्यों में, जबकि अपने को पता था 1 मई से 18 से ऊपर जो एज से ऊपर हैं उनको कोरोना की टीकाकरण होगा, परंतु कुछ राज्यों में वैक्सीनेशन की भरपूर कमी है और कुछ राज्यों में तो जो पहले वैक्सीनेशन चल रहा था वहाँ भी 3-4 दिन बीच में रोकना पड़ा। तो अब ये बताएं भी आपकी सरकार राज्य को उपलब्ध क्यों नहीं करवा पा रही है, जो 45 से ऊपर है उनके लिए भी। कई जगह देखा गया है भी सर वैक्सीनेशन ख़त्म हो गया है, हमारे पास वैक्सीन पहुँच नहीं रही है। इस पे आज सुप्रीम हाईकोर्ट ने भी संज्ञान लिया था कल भी। सर वैक्सीनेशन का रोड मैप हमें बताओ। रजत जी, आप इस बात को मानोगे कि पिछले 1 साल के अंदर हिंदुस्तान के पास में इस बात का पता ही नहीं था कि कोरोना जैसी कुछ चीज़ होती है। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं भारत के प्रधानमंत्री जी का और इस देश के महान साइंटिस्टों का, वैज्ञानिकों का, जिन्होंने छोटे से समय के अंदर अपनी योग्यता को सिद्ध किया है। और आज हम पूरे विश्व के अंदर ऐसी कतार में खड़े हुए देश हैं जिन्होंने छोटे समय के अंदर इस वैक्सीन को बनाने का काम ही नहीं किया, अपितु इस विश्व के प्रत्येक देश को जहाँ आवश्यकता थी वहाँ देने का काम भी किया। आपने जो बात कही कि वैक्सीनेशन की, 135 करोड़ लोगों का देश है, 135 करोड़ लोगों के वैक्सीनेशन को लगाने के अंदर बहुत लंबा समय लगता है और उसकी सारी जो तैयारी है वो केंद्र सरकार राज्यों के माध्यम से ही करवाती है और ये सारा नीचे का इम्प्लीमेंटेशन राज्यों को ही करना पड़ता है। और अगर पूरे समय लगातार लगाते भी जाएं तब भी इसको लगाने में हमको 1-1.5 वर्ष पूरा नीचे तक पहुंचने में लगता है। और आज हमारे पास में 2 कंपनियां हैं जिन्होंने वैक्सीनेशन को अभी बनाया है। उनकी मैन्युफैक्चरिंग को लगातार बढ़ाने का, द्रुत गति से बढ़ाने का काम किया जा रहा है। आज भी रसिया से स्पुतनिक के नाते स्पुतनिक वैक्सीन हमको प्राप्त हुई है और भी कई देशों से जो ICMR की अप्रूवल से, वर्ल्ड WHO की अप्रूवल से जो वैक्सीन हमको मिल सकती है। इस देश की सरकार और इस देश के प्रधानमंत्री जी अपने एक सांस को लगा करके पूरी मशीनरी को और हम जैसे सभी कार्यकर्ता लग करके इस काम को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। मैंने आपको पूर्व में कहा कि ये किसी की व्यक्तिगत आलोचना करने का समय नहीं है, क्योंकि जब ये वैक्सीनेशन हमारे वैज्ञानिकों ने, साइंटिस्टों ने बनाई थी तो उस समय भी इस देश के पूर्व मुख्यमंत्री ने ये कहा था कि मैं भारतीय जनता पार्टी की बनाई हुई वैक्सीन पर विश्वास नहीं करता। मैं आपसे पूछता हूँ रजत जी कि आप एक बात बताएं कि ये वैक्सीन जो है ये कोई नरेंद्र मोदी जी ने तैयार नहीं की। इस वैक्सीन को हमारे देश के साइंटिस्टों ने इस वैक्सीन को तैयार किया है, बड़ी मेहनत से तैयार किया है, इस देश की स्थिति को देखते हुए तैयार किया है। और लेकिन फिर भी मैं आज इस बात में नहीं जाना चाहता कि कभी हमारे देश के राजनेता, कभी हमारे वैज्ञानिकों पर प्रश्न चिन्ह पैदा करते हैं और कभी जब हम पाकिस्तान को उसका जवाब देते हैं आतंकी हमलों का, तो वो उस पर भी हमारे देश के वीर सैनिकों पर संदेह करते हैं। मैं आज इस वक्त में इन सभी चीज़ों पर न जा करके मैं उन सभी लोगों को, जो भी हमारे साथी आज अपोजिशन में होंगे या हमारे और भी नागरिक होंगे, मैं उनसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि भारत की सरकार और सभी राज्य सरकारें
अपना भरपूर प्रयास करके इस देश को कोरोना की महामारी से निकालने का प्रयास करें। किसी की आलोचना करने का समय आज हमारे पास में नहीं है। अब बात होगी सियासत की। सर, बंगाल समेत जिन 3 राज्यों में, केरल में, बंगाल में, भाजपा को बहुत बुरी हार का सामना करना पड़ रहा है, तो उस पर आपकी क्या विचारधारा है? अभी भाजपा किन कारणों से हार गई? 27 फरवरी को आपका नारा था भाजपा अब की बार 200 पार, और जब रिजल्ट आते हैं तो भाजपा 75 ही पार नहीं हो पाती है। रजत जी, आप एक बात बताइए, आपने 3 राज्यों में हार की बात की, आपने ये बात क्यों नहीं की कि पौंडीचेरी के अंदर हम पहली बार सरकार बनाने में कामयाब हुए हैं, आसाम के अंदर हम दूसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं। हार वहाँ पर होती है जहाँ पर हम कभी पहले थे। केरला के अंदर अगर आप देखोगे उठा करके, तो केरला के अंदर भी हमारा वोटों प्रतिशत बढ़ा है, हम वहाँ पर 1 थे, और इस बार हमारी हो सकता है कि वो भी स्थिति नहीं रही हो, लेकिन हमारा वोटों प्रतिशत वहाँ पर बढ़ा है। वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी कभी राज के अंदर नहीं रही। तमिलनाडु के अंदर हम कभी इंडिविजुअल रूप से कभी वहाँ पर थे नहीं, लेकिन अगर आप देखोगे वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का निश्चित रूप से वोटों परसेंटेज बढ़ा ही होगा। मुख्य रूप से रही बात बंगाल की, बंगाल के अंदर आप कैसे कह सकते हो कि हम लोग वहाँ पर आ रहे हैं? हम 3 से 77 पर पहुँचे हैं, हमने 74 प्लस किया है। लोगों की उम्मीदें बहुत ज़्यादा थी, और भारतीय जनता पार्टी जिस भी काम को हाथ में लेती है हम उसको युद्ध स्तर पर लड़ने का प्रयास करते हैं। बंगाल हमारे लिए मिशन नहीं था, हमारे लिए हर एक चुनाव भारतीय जनता पार्टी मिशन मोड पर लड़ती है, लेकिन बंगाल को मीडिया ने बहुत ही एक अच्छे तरीके से हाईलाइट्स किया, क्योंकि इसी बंगाल के अंदर 30-35 वर्ष तक कम्युनिस्टों का शासन रहा है, उससे पहले कांग्रेस का शासन रहा है। आप ये प्रश्न करते अगर उन लोगों से कि बंगाल की हार के कारण क्या थे, मुझसे ज़्यादा आप जानते होंगे कि बंगाल के अंदर आज भारतीय जनता पार्टी को 38% से ऊपर वोट मिला है। हमको निश्चित रूप से लोकसभा चुनाव के अंदर 122 विधानसभा सीटों में बहुमत प्राप्त हुआ था, इसमें कोई दोहराई नहीं है। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि इससे पिछली विधानसभा में कॉमरेडों की और कांग्रेस की लगभग 70 के आसपास सीटें थी, तो भारतीय जनता पार्टी तो 3 पर थी। अगर आप इसको पूरा गहराई से विश्लेषण करें और कभी जाने का मौका मिले, आपके मीडिया के बंधु वहाँ पर हों, तो आप इस बात को ज़रूर ध्यान रखना कि वहाँ पर वोटों का ध्रुवीकरण हुआ है। कुछ लोग वहाँ पर एक विशेष समुदाय के लोगों को डरा करके किसी न किसी तरीके से उनके वोटों को लेने का प्रयास आज से नहीं, विगत कई वर्षों से लेने का प्रयास कर रहे हैं। मैं मानता हूँ कि वहाँ पर कांग्रेस, कम्युनिस्ट अपने को कि कहीं पर भारतीय जनता पार्टी जीत नहीं जाए, इसलिए चौथे चरण के बाद में इन लोगों ने एकदम से लग करके जो अपने सारे साधन थे वो इस चीज़ में झोंक दिए कि भारतीय जनता पार्टी जीतनी नहीं चाहिए, भले ही यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस जीत जाए। उसके अलावा कि जो इस देश को, जो हम जब भी भारत माता की जय की बात करते हैं, वंदे मातरम का उद्घोष करते हैं, तो हमें सांप्रदायिक कहा जाता है, लेकिन जो ममता बनर्जी हमेशा वहाँ पर मुस्लिम तुष्टीकरण की बात करती है, कभी नवरात्रों पर, दुर्गा पूजा पर वो बैन करती है, कभी किसी पर कुछ करती है, वो हम पर तो आघात करती है। उसको कभी कोई मीडिया ये नहीं पूछता कि आप ये तुष्टीकरण उनका क्यों कर रहे हो, लेकिन हमसे भारत माता की जय बोलते ही सांप्रदायिकता फैलाने का एक आरोप हम पर मढ़ा जाता है। हम हारे नहीं हैं, हम वहाँ पर जीते हैं, हमने लोगों के दिलों को जीता है। लेकिन जिस तरह का कृत्य आज बंगाल के अंदर हो रहा है वह निंदनीय है और अति निंदनीय है। मैं इसके ऊपर तो आपको इतना ही कहना चाहता हूँ, हमने एक प्रयास किया, लोगों ने हमको दिलों में बिठाया है, और निश्चित रूप से आज भले ही हम राज के अंदर नहीं आए, लेकिन हम निश्चित रूप से इसी बंगाल के अंदर वापस जनता हमको सेवा करने का मौका देगी। हम अपना पूरा प्रयास जनता की सेवा करने में लगाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। राज्य में ममता बनर्जी का सीएम शपथ का कार्यक्रम देखा, तो उसमें
शब्द के तुरंत बाद जगदीप धनखड़ जी जो माननीय राज्यपाल हैं पश्चिम बंगाल के, तो उन्होंने ममता बनर्जी को कहा भी जो चुनावों के बाद अभी 11 हत्या हुई है और जिसको बीजेपी के कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं 11 लोग, भी मौजूदा समय में जो हिंसा हो रही है उसको रोका जाए। तो ममता बनर्जी का जवाब था भी अब तक चुनाव आयोग के हाथ में बंगाल था जब से आचार संहिता लगी है और चुनाव आयोग बीजेपी के हाथ में था। तो अब बताएं भी कि इस पर आप क्या कहेंगे भी जो 11 हत्याएं हुई है ये ममता बनर्जी के चुनाव जीतने के बाद हुई है या फिर वो अपनी सियासी बदलापुर कर रही है? नहीं देखो, ये तो इस बारे में तो कुछ कहना की आवश्यकता नहीं, पूरा देश जानता है, पूरा मीडिया देख रहा है और इस बारे में हम कुछ कहें तो वो ज़्यादा ठीक नहीं है। लेकिन ये चीज़ें चुनाव, विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद में ही क्यों शुरू हुई, उससे पहले ये चीज़ क्यों नहीं शुरू हुई, इस बात की कल्पना आप करें। जैसे चुनाव के परिणाम आते गए वैसे वैसे वहाँ पर चुन चुन करके भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मारा गया, उनके घरों को जलाया गया, हमारी बहनों, हमारी माताओं का, महिलाओं का वहाँ पर बहुत ही बुरे तरीके से उनको बेइज्जत किया गया। मैं उनके बारे में और दो आगे बढ़ के कोई शब्द नहीं कहूँगा, लेकिन ये विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद में ही क्यों था। और ममता बनर्जी मुख्यमंत्री थी, उन्होंने जाके राज्यपाल को बाद में इस्तीफा सौंपा, वो मुख्यमंत्री थी, वो बिल्कुल भली वो चुनाव लड़ रही होंगी लेकिन उस 10 साल तक वो मुख्यमंत्री रही हैं। और जब वो एक मुख्यमंत्री के नाते जब चुनाव लड़ रही थी तो जब वो लोगों को खुद को ये कहती थी कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स जो है वो कब तक यहाँ पर रहेगी, आखिर तो यहाँ पर हम ही होंगे, तब देखेंगे तब देखेंगे तब देखेंगे, ऐसे शब्द उनके मुँह में हमेशा टीवी के चैनल ने, आपके ही पत्रकार साथियों ने दिखाए हैं। इसलिए उनके बारे में किसी को भी कुछ संदेह नहीं है। मैंने पूर्व में भी आपको कहा राजा जी हम वहाँ पर जीते हैं, आप इस बात को ध्यान रखें। हारे वो लोग हैं, उनसे आप क्वेश्चन नहीं पूछ रहे कि कांग्रेस की वहाँ पर एक आधी सीट कोई आई कि नहीं आई, बाकी किधर गई, कॉमरेड वहाँ पर साफ हो गए तो वो वोट किधर गए, आप उनसे जा कर के पूछें कि वो इतनी बुरी तरह से क्यों हार गए। जो बंगाल में कभी राज किया करते थे, जिनके मुख्यमंत्री थे, वो हारे हैं। हम चुनाव जीते हैं, जनता की उम्मीदें हमसे ज़्यादा थी, जनता वहाँ पर मुख्यमंत्री देखना चाहती थी। रोहिंग्या मुसलमान आज हिंदुस्तान के एक सिरदर्द हैं, लेकिन किन्हीं लोगों के लिए वो सत्ता को बचाने का एक तंत्र होंगे, सत्ता को बचाने के वोट होंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आज भी आपको ये बात कह रही है कि इस देश में एक भी घुसपैठे को जो इस देश का नहीं है उसे भारतीय जनता पार्टी रहने नहीं देगी। पहले भी भारतीय जनता पार्टी ये कहती थी, आज भी भारतीय जनता पार्टी कहती है हम किसी धर्म की राजनीति नहीं करते, हम विकास की राजनीति को, विकास के कामों को करने वाली पार्टी के कार्यकर्ता हैं और हम किसी भी संप्रदाय विशेष को लेकर के कभी कोई ऐसी बातचीत हम नहीं करते। सर छोटा सा क्वेश्चन, ममता बनर्जी 2024 में प्रधानमंत्री को वाराणसी चुनौती दे सकते हैं? इस देश के अंदर किसी व्यक्ति को कहीं से भी चुनाव लड़ने का हक है। रजत जी, ममता बनर्जी इस देश की एक नागरिक है और आज बंगाल की माननीय मुख्यमंत्री महोदया है और अपोजिशन का काम होता है कि वो जहाँ पर भी जाए वहाँ पर जाकर के चुनौती दे और इस चुनौती को स्वीकार करना और जनता के मन के अंदर बैठ करके जीत हासिल करना, ये हम जैसे भारतीय जनता पार्टी के सभी छोटे छोटे कार्यकर्ताओं का एक मन रहता है। हम निश्चित रूप से कोई भी चुनौती अगर हमारे सामने आएगी, हम जनता के आशीर्वाद से उस चुनौती को स्वीकार करेंगे और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी आने वाले इस लोकसभा चुनाव के अंदर जनता के आशीर्वाद से विजय को प्राप्त करेगी। करुण जी, अब बात होगी आपके गृह राज्य की। राजस्थान सरकार कोरोना को रोकने में कितनी सफल हुई है? रोजाना देख रहे हैं, रोजाना नए रिकॉर्ड बन रहे हैं आंकड़ों के, आज 17,000 18,000, पर जो राजस्थान सरकार है वो ठीक रहा, केंद्र सरकार पे फोड़ देती है भी हमें ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, कि हमारे हिस्से की ऑक्सीजन किसी और को दी जा रही है। तो इस पे आप क्या कहेंगे भी राजस्थान सरकार का ये जो इस समय जो एक बनाया गया नज़रिया बन गया है उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं देखिए, ऐसा है कि मैंने पहले भी आपको कहा ये वक्त किसी की आलोचना करने का नहीं है। हम बहुत ही संस्कारित पार्टी कार्यकर्ता हैं और आज इस कोरोना महामारी के अंदर हम सभी का धर्म है कि हम मिलजुल करके काम करें और राज्य की सरकार
और केंद्र की सरकार, मैं ये नहीं कहता कि हमारा कोई कहीं पर विरोधाभास है। अभी हमारे राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने भी जब भी उनको दिक्कत आई तो अपने राजस्थान के ही 3 माननीय मंत्री महोदय दिल्ली गए। दिल्ली जाकर के उन्होंने वहाँ पर माननीय गृह मंत्री से और भी लोगों से बातचीत की। जो भी उनकी रिक्वायरमेंट थी वो मेरे ख्याल में केंद्र सरकार से निश्चित पूरी हुई होगी। लेकिन महामारी अचानक एकदम से पूरे वेग से आई तो इसलिए दिक्कतें आ रही हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि दिक्कतें नहीं आ रही। राज्य का मुखिया होता है, उसे दिक्कत भी होती है, लेकिन इस चीज़ में निश्चिंत रहें कि सामंजस्य सभी जगह माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा हर मुख्यमंत्री के साथ में बहुत ही खुले दिल से और बहुत ही अपने ब्रॉड माइंड से हर व्यक्ति के साथ बात करते हुए इस देश को के प्रत्येक व्यक्ति को राज्यों के साथ मिल करके इस महामारी से निकालने का एक प्रयास कर रहे हैं। सर, कोरोना को लेकर आप देशवासियों को, पूरे संसार के जितने भी लोग हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं तो यही कहता हूँ, मुझे तो जैसे आप लोग बताते हैं और ऊपर से जो गाइडलाइन आती है, मैं तो सभी से ये कहना चाहूँगा कि जो इस बार महामारी का स्वरूप हमने देखा है ये बहुत ही भयंकर है। मैं तो सभी से कहता हूँ कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार के जो गाइडलाइन है उसका सभी को पालन करना चाहिए। अभी हमारे वैज्ञानिकों ने, डॉक्टरों ने एक नई चीज़ हमको बताई है कि हम N95 का जो मास्क है उसको पहले लगाएं, उसके बाद जो दूसरा सर्जिकल मास्क है उसको सेकंड ऊपर लगाएं और हम बार बार अपने हाथों को सैनिटाइज करें और 2 गज की दूरी और डबल मास्क है ज़रूरी, इसका प्रयोग करें। और जहाँ पर भी आपको लगे कि हमारे आसपास कोई कोरोना पेशेंट है, कोई पॉजिटिव है, कोई ऐसा है, वैक्सीनेशन के काम को हम सभी की सहायता करते हुए और उनको वैक्सीनेशन सेंटर पर लेकर के जाएं और वैक्सीनेशन करवाएं। अभी वैक्सीनेशन जितनी प्रचुर मात्रा में बन रही है, अभी पूरी सरकारों की कोशिश ये है कि पहले 45 से ऊपर थी, लेकिन फिर 18 से ऊपर भी वैक्सीनेशन का काम काफ़ी जगह शुरू हो गया है। और हमारे राजस्थान में भी जैसे ही वैक्सीन उपलब्ध होगी, और क्योंकि अगर हमने 18 से 45 शुरू कर दी तो वो राज्य सरकार को अच्छे तरह ध्यान में है कि हमारी रिक्वायरमेंट अभी कितनी चल रही है और ऊपर से क्या चीज़ आ रही है। क्योंकि अभी आप देखोगे दिल्ली में, राजस्थान में, हर जगह कोरोना के पेशेंट लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन वैक्सीनेशन जो हमारा है मैन्युफैक्चरिंग, उसमें धीरे धीरे हम बढ़ोतरी करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। और निश्चित रूप से 18 से लेकर के और प्रत्येक नागरिक तक वैक्सीनेशन लगेगी। कुछ देर सवेर हो सकता है, हम सभी इसमें सहयोग करें, घर पर रहें, बिना वजह से बाहर नहीं निकलें, डबल मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी, 3 गज की दूरी रखें, बार बार हाथों को सैनिटाइज करें। मेरा सभी से ये आग्रह है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार की गाइडलाइन का पूरा पालन करें और प्रशासन का सहयोग करें। ये थे भाजपा के नेता करुण मित्तल जी। और मैं भी कहना चाहूँगा भी जब तक बहुत अति आवश्यक कार्य ना हो घर से बाहर ना निकलें, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, और सरकार द्वारा बनाई गई सभी कोविड प्रोटोकॉल का पूर्ण रूप से पालन करें। समझदारी आपकी है, पर सुरक्षा आपके पूरे परिवार की, आपके देश की है। नमस्कार। ये तो थी अब तक की कुछ खास खबरें। ऐसी ही ताजा खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।